हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म का तीसरा पार्ट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि साइकस इज डायोसियस। साइकस का जो पौधा है वो डायोसियस है। डायोसियस का मतलब है कि मेल पौधा अलग होता है और फीमेल पौधा अलग होता है, जबकि जो पाइनस है, पाइनस का पौधा मोनासियस होता है। एक ही पौधे पर जब मेल और फीमेल दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो उसे मोनासियस कहा जाता है। और जब मेल फ्लावर वाला प्लांट अलग हो, फीमेल फ्लावर वाला प्लांट अलग हो, तो उसे डायोसियस बोला जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से साइकस कैसा होता है। तो साइकस डायोसियस होता है, जबकि पाइनस जो है ये मोनासियस होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, मोस्ट ऑफ स्पीशीज ऑफ इफेड्रा आर डायोसियस, कि इफेड्रा की ज़्यादातर प्रजातियां डायोसियस होती हैं, कुछ प्रजातियां उसमें मोनासियस भी हो सकती हैं। तो अगर यहाँ से इफेड्रा पूछा जाएगा तो ज़्यादातर प्लांट यहाँ पर डायोसियस होते हैं। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल प्लांट अलग होते हैं, तो आप यहाँ पर डायोसियस लगाएंगे। या फिर विकल्प के आधार पर यहाँ पर ये क्वेश्चन सही होगा कि विकल्प में कह क्या रहा है। अगर मोनासियस एंड डायोसियस दोनों देगा तो दोनों सही हो जाएगा, नहीं तो फिर ज़्यादातर ये प्लांट डायोसियस ही होते हैं। तो ये तो हो गई साइकस, पाइनस और इफेड्रा के ये होते कैसे हैं, मोनासियस या डायोसियस की बात। तो साइकस जो है ये डायोसियस होता है, पाइनस मोनासियस होता है, और इफेड्रा जो है ये डायोसियस मोनासियस दोनों होता है, लेकिन ज़्यादातर डायोसियस होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, द मेल कोन डेवलप इन द एक्सिस ऑफ स्केल लीव्स ऑन द ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो मेल कोन बनता है ये किस प्रकार की ब्रांच पे बनता है। तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच पर बनता है। ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि जो मेल कोन होगा वो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच पर बनता है। द फीमेल कोन्स आर फॉर्म्ड इन द ग्रुप इन द एक्सिस ऑफ स्केल लीव्स एट द टिप ऑफ लॉन्ग शूट। जो फीमेल कोन होता है वो लॉन्ग शूट के पत्तियों के झुंड के बीच में बनता है। यहाँ पे लिखा है एक्सिस ऑफ स्केल लीव। जो स्केली लीव जो होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनके झुंड के बीच में फीमेल कोन बनता है। तो यहाँ पर मेल कोन और फीमेल कोन दोनों की पोजीशन की बात की गई है कि ये बनते कहाँ हैं। तो मेल कोन कहाँ पे बनता है, ये भी पत्तियों के झुंड में बनता है स्केल लीव के, और अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच पे बनता है। जबकि जो फीमेल कोन है ये आपका लॉन्ग शूट के स्केल लीव्स के पत्तियों के झुंड के बीच में बनता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो मेगा स्पोरोफिल्स होती है साइकस में वो लूजली अरेंज होती है। द मेगा स्पोरोफिल्स इन द साइकस आर लूजली अरेंज्ड एंड देयर इज नो फीमेल कोन फॉर्मेशन। इसका मतलब है, ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कि साइकस में जो पत्तियां हैं, मेगा स्पोरोफिल्स हैं, वो इतनी ढीली व्यवस्थित होती हैं कि उनमें कोन नुमा संरचना नहीं बन पाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि साइकस में फीमेल कोन होता है कि नहीं होता है। तो साइकस में फीमेल कोन नहीं होता है, केवल मेल कोन पाया जाता है। बाकी आपको पाइनस में मेल और फीमेल दोनों कोन्स देखने को मिलते हैं, और इफेड्रा में आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है, इन पाइनस द फीमेल कोन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्केल। जो पाइनस का कोन है, फीमेल कोन, उसमें दो टाइप की स्केल पत्तियां पाई जाती हैं। पहली है ब्रैक्ट स्केल और दूसरी हैं ओब्यूलीफेरस स्केल्स, जो कि स्पाइरली अरेंज होती हैं, एक दूसरे के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज होकर के कोन नुमा संरचना यहाँ पर बना देती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पाइनस के फीमेल कोन में कितने टाइप की ब्रैक्ट स्केल्स पाई जाती है, ये कितने टाइप की स्केल लीव्स पाई जाती हैं। तो दो टाइप का हो जाएगा, एक आपका ब्रैक्ट स्केल और दूसरा ओब्यूलीफेरस स्केल। इसके बाद अगला पॉइंट है, द फीमेल कोन ऑफ पाइनस टेक्स 3 years फॉर कंप्लीट मेच्योरिटी। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है।
पूछा जाएगा कि पाइनस का जो फीमेल कोन है वो मेच्योर होने में कितना समय लेता है, तो लगभग ये 3 साल का समय लेता है। 3 साल में ये कंप्लीट रूप से मेच्योर होके तैयार होता है। इफेड्रा के केस में देखें तो इफेड्रा में जो फीमेल कोन होता है कंप्राइजेज स्टेराइल डिकासेटली अरेंज्ड ब्रैक्ट्स, इसकी कंपेयर जो की जा सकती है वो डिकासेटली अरेंज ब्रैक्ट से की जाती है। डिकासेटली अरेंज का मतलब है जब आप पत्तियों का विन्यास पढ़ेंगे तो देखेंगे जैसे 2 पत्तियां इधर को हैं, फिर 2 पत्तियां इस तरीके से होंगी, फिर अगली 2 पत्तियां ऐसे हैं, फिर अगली 2 पत्तियां इस तरीके से होंगी। जैसे आपने मदार के पौधे में पत्ती अगर ध्यान से देखी होगी तो उसकी जो पत्तियों की व्यवस्था है वो समकोण पर होती है, उसी को कहा जाता है डिकासेटली अरेंज। तो यहाँ पर भी जो ब्रैक्ट्स होती हैं वो डिकासेटली अरेंज होकर के फीमेल कोन टाइप का संरचना बना लेती हैं। यहाँ पर जो नीचे के ब्रैक्ट्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, बंद होते हैं, जबकि जो टर्मिनल ब्रैक्ट होता है वो फर्टाइल होता है। यहाँ पे स्टेराइल लिख दिया गया है, ये फर्टाइल हो गए। जो टर्मिनल पेयर ऑफ ब्रैक्ट होता है वो फर्टाइल होता है। बियरिंग 1 ओव्यूल ईच इन द एक्सिल्स, प्रत्येक झुंड में एक ओव्यूल से घिरा हुआ यहाँ पर फर्टाइल, FERTI, हाँ फर्टाइल हो गया। तो जो नीचे वाले ब्रैक्ट होते हैं वो स्टेराइल होते हैं इफेड्रा में, और जो ऊपर का पेयर होता है वो फर्टाइल होता है और उसी में एक ओव्यूल पाया जाता है। यहाँ पे अगर पुष्प की संख्या पूछ ले कि कितने फ्लावर्स होते हैं तो 2 फ्लावर्स साधारण तौर पर बनते हैं इफेड्रा के केस में। इसके बाद यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल कैसा होता है, तो इसका ओव्यूल आर्थोट्रापस होता है। आगे जब आप पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म तो वहाँ पे टाइप ऑफ ओव्यूल पढ़ना है, आर्थोट्रापस, एनाट्रापस, सार्सिनोट्रापस, तो कई ट्रापस आपको वहाँ पे पढ़ने हैं। तो वहाँ पर फिगर बना के ये विधिवत पढ़ाया जाएगा कि आर्थोट्रापस क्या होता है, एनाट्रापस क्या होता है। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जिम्नोस्पर्म में आर्थोट्रापस ओव्यूल पाया जाता है और ये साधारण तौर पर यूनिटेगमिक होता है। यूनिटेगमिक का मतलब है कि जैसे ये ओव्यूल हो गया तो इसके ऊपर जो कवच होती है, लेयर होती है, इसकी सुरक्षा के लिए केवल एक लेयर होती है, एक कवर से ये ढका होता है, तो इसी को कहते हैं यूनिटेगमिक। लेकिन नीटेल्स में जो नीटेल्स आर्डर है उसमें जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं ये बाइटेगमिक होते हैं, अर्थात यहाँ पर सुरक्षा के लिए 2 कवच बन जाती है, तो इसी को यहाँ पे कहते हैं बाइटेगमिक। तो यहाँ से ये पूछा जाएगा कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स कैसा होता है, तो आर्थोट्रापस होता है, यूनिटेगमिक होता है। लेकिन नीटेल्स के केस में देखेंगे तो यहाँ पर ये बाइटेगमिक होता है। इसके बाद यहाँ पे लिखिए जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू एक टैपिटम नामक लेयर के द्वारा घिरे होते हैं। जैसे ये आपकी स्पोरोजिनस टिश्यू हो गई, यहाँ पर ढेर सारी सेल, तो इसके चारों तरफ जो एक कवर पाई जाएगी उसको टैपिटम कहते हैं। टैपिटम के अलावा भी 2-3 कवरिंग की लेयर होती है, लेकिन जो सबसे क्लोज होती है स्पोरोजिनस टिश्यू के वो टैपिटम की लेयर होती है और बाद में इसे ये न्यूट्रिएंट देने का कार्य भी करती है। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है द स्पोरोजिनस सेल्स बिहेव एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्पोरोजिनस टिश्यू है, यही बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगती है और मियोसिस डिवीजन करके माइक्रोस्पोर बना देती है और ये माइक्रोस्पोर 4 की संख्या में एक साथ अरेंज होते हैं जिसे टेट्राड बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एक स्पोर मदर सेल है तो जब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा तो इससे 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे और ये चारों माइक्रोस्पोर इस तरीके से अरेंज होकर के एक टेट्राड नुमा संरचना, 4 संरचनाएं जब एक साथ मिल जाती हैं तो उसी को टेट्राड बोला जाता है। तो टेट्राड के रूप में फिर ये व्यवस्थित हो जाती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है द इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल इनक्लोज ए माइक्रोपाइल व्हिच लीड्स इनटू ए पॉलन चैम्बर, कि जो ओव्यूल होता है उसका जो इंटेगुमेंट होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट होता है ये नीचे जाकर के एक सकरी सी
छिद्रनुमा संरचना बनाता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। और ये माइक्रोपाइल आगे बढ़ करके यहाँ पर एक छोटी सी संरचना बनाती है जिसे हम कहते हैं पॉलन चैम्बर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंटेगुमेंट में एक छिद्र पाया जाएगा और फिर इस छिद्र को माइक्रोपाइल कहते हैं। ये छिद्र आगे जा करके एक थैलीनुमा संरचना बना लेती है जिसे हम पॉलन चैम्बर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ओव्यूल में छिद्र आप देख रहे हैं जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, इसका पोजीशन अलग अलग होता है। कभी इसका छिद्र नीचे की तरफ दिख रहा है, कभी यहाँ साइड में दिखेगा, कभी यहाँ पे ऊपर दिखेगा। उसी के आधार पर यहाँ पर आर्थोट्रापस, एनाट्रापस ये सब नाम दिए जाते हैं। तो आगे आपको इसकी संरचना पढ़ाई जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, ए मेगा स्पोर मदर सेल इज फार्म्ड इन द न्यूसेलस दैट अंडरगोज मियोसिस टू फार्म 4 मेगा स्पोर। कि जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है ये न्यूसेलस के अंदर बनती है और इसमें जब मियोसिस डिवीजन होता है तो उससे 4 की संख्या में मेगा स्पोर बनते हैं। लेकिन उन चारों में से जो 3 माइक्रोपाइल की तरफ की होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं, जबकि जो नीचे वाला है वो बचा रहता है, वो फंक्शनल होता है, क्रियाशील होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा कि जो माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं और जो शेष एक बचा होता है निभाग की तरफ, चैलजा की तरफ, वो फंक्शनल होता है। तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि कितने मेगा स्पोर बनते हैं, तो 4 बनते हैं। उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। किधर वाले नष्ट होते हैं, तो माइक्रोपाइल की तरफ वाले। फंक्शनल कौन होता है, चैलजा की तरफ। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये एक ओव्यूल है तो यहाँ पे 4 बनेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4। अब यहाँ पे अगर ये माइक्रोपाइल हम मान लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं माइक्रोपाइल है, तो माइक्रोपाइल की तरफ से जो 3 हैं ये डिजनरेट हो जाएंगे, नष्ट होकर ख़त्म हो जाएंगे। जो चौथा एक बचा है, इधर का एंड चैलजा कहलाएगा। इधर का एंड अगर माइक्रोपाइल है तो इधर का चैलजा कहलाएगा, अगर माइक्रोपाइल इधर है तो इधर वाला चैलजा कहलाता है। तो इधर माइक्रोपाइल की तरफ वाले डिजनरेट हो जाते हैं, तो जो चैलजा की तरफ एक बचा हुआ है वही यहाँ पर फंक्शनल होता है, क्रियाशील होता है और आगे जा कर के वही फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि मेगा स्पोर यहाँ पर बनते 4 की संख्या में हैं। कहाँ पे बनते हैं, न्यूसेलस के अंदर। ये पूरा अंदर का जो पार्ट है इसे न्यूसेलस बोला जाता है। इस न्यूसेलस के अंदर ही यहाँ पर 4 की संख्या में मेगा स्पोर बनते हैं। माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। एक जो चैलजा की तरफ है वही यहाँ पर शेष बचा रहता है और फंक्शनल होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जो पूछा जाएगा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, किधर वाला फंक्शनल होता है, तो चैलजा की तरफ। जो 3 डिजनरेट होते हैं किधर के होते हैं, माइक्रोपाइल की तरफ। टोटल बनते कितने मेगा स्पोर हैं, तो 4 मेगा स्पोर यहाँ पर बनते हैं। अब माइक्रो स्पोर की बात कर लेते हैं कि जो माइक्रो स्पोर है उसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। मतलब स्पोर से गैमीट, बीजाणु से गैमीट बनने की प्रोसेस होती है। जैसे यहाँ पे ये बीजाणु है इस प्रकार से, तो अब ये बीजाणु अंकुरित करना प्रारंभ करेगा। पहले धीरे धीरे यहाँ पर छोटी सी एक ट्यूब बनती है, तो जिसे जर्म ट्यूब बोलते हैं, और इसका जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे विभाजित होगा। तो इसका न्यूक्लियस विभाजित होकर पहले 2 बनाएगा, फिर यहाँ से 2 से 4 बनाता है। तो इस प्रकार से इसमें विभाजन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। मतलब यहाँ पर जो 2n डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, यहाँ पे जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, अब यहाँ पर जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इस अर्धसूत्री विभाजन से यहाँ पर जो अब न्यूक्लियस बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। तो इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस के बनने की प्रक्रिया को यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, गैमीट्स बनने की प्रक्रिया को। तो वही यहाँ पे लिखा है कि द माइक्रोस्पोर अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है अब इसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। और ये जो गैमेटोजेनेसिस है इसका ज़्यादातर पार्ट माइक्रोस्पोरेंजियम में ही यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होने लगता है, लेकिन समाप्त कहाँ पे होता है, तो हुआ करके पॉलन चैम्बर में।
जो यहाँ पे एक माइक्रोपाइल है, आगे ये जाके पॉलन चैम्बर बनाया हुआ है। तो जब यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से ये जाएगा पॉलन चैम्बर में। तो पूरा यहाँ पर डेवलपमेंट इसका होगा वो पॉलन चैम्बर में होगा। गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कहाँ पे होती है, तो पॉलन चैम्बर में होती है। तो शुरुआत कहाँ से होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम से ही गैमेटोजेनेसिस शुरुआत हो जाती है, लेकिन समाप्त होती है पॉलन चैम्बर में आकर के। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। इसके बाद यहाँ से जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि कितनी कोशिका की अवस्था में ये माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने अभी पढ़ा कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही इनका गैमीट बनना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से बना नहीं रहता है, कंप्लीट होता है यहाँ पर आकर के पॉलन चैम्बर में। तो जाहिर सी बात है कि किस अवस्था में ये लिबरेट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि द माइक्रोस्पोर्स आर लिबरेटेड एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, कि मेल गैमेटोफाइट की विभिन्न प्रावस्थाओं में अलग अलग पौधे से ये लिबरेट होते हैं, अलग होते हैं। यहाँ पर जो साइकस की बात करें तो साइकस में जब यहाँ पर 3 कोशिकाएं बन चुकी होती हैं, यहाँ पर जब 3 कोशिकाएं बन चुकी होती हैं उस समय ये माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकलता है और आ करके इसका पॉलिनेशन होता है, फिर ये पहुँच जाता है ओव्यूल के पास। जबकि पाइनस की बात करें तो पाइनस में जब 4 सेल का हो जाता है, यहाँ पर 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, उस समय ये लिबरेट होता है। और इफेड्रा की बात करें तो इफेड्रा में जब ये 5 सेल का हो जाता है तब ये लिबरेट करता है। तो साइकस में कितने सेल की अवस्था में बाहर निकलता है, 3 सेल की अवस्था में, पाइनस में 4 सेल की अवस्था में, और इफेड्रा में 5 सेल की अवस्था में। तो साइकस, पाइनस, इफेड्रा नाम भी क्रम से आप याद रखिए और एक एक कोशिका बढ़ाते जाइए, 3, 4 और 5 की अवस्था में ये कोशिकाओं से बाहर निकलते हैं। ये पॉइंट यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला लिखा है कि पॉलिनेशन इज एनेमोफिलस, इनमें जो परागण की क्रिया होती है वो एनेमोफिलस होती है, मतलब वायु के द्वारा होता है। हवा के द्वारा इसके परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ करके जाते हैं, और जब उड़ कर जाते हैं तो यहाँ पर जो माइक्रोपाइल आपने पढ़ा है, इस माइक्रोपाइल से एक विशेष प्रकार का ड्राफ्ट स्रावित होता है। उस ड्राफ्ट की वजह से ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आकर चिपक जाते हैं और फिर वो अंदर पहुँच जाते हैं पॉलन चैम्बर में, जहाँ पर जा कर के फिर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद हम लोग अभी और कुछ देखेंगे यहाँ पर, जैसे जो पाइनस का परागकण होता है ये विंग्ड होता है, मतलब पंख वाला होता है, और जब ये निकलते हैं तो बिल्कुल पीले बादलों की आधी सी दिखाई देने लगती है। तो ये सब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमने टिक किया है वो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो जो जो इम्पॉर्टेंट टिक किया है वो खास तौर पर पॉइंट आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिए, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।